ने पुल आउट किया अफगानिस्तान से, लेकिन पुल आउट करने के बाद भी उसका कहना है कि हम एरियल अटैक यानी कि हवाई हमले अफगानिस्तान पे जारी रखेंगे, तालिबान पर हवाई हमले जारी रखेंगे। उनकी ये नई स्ट्रैटेजी, इससे पहले उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान में ये काम किया, हवाई हमले किए लेकिन खुद नहीं घुसे। अब अफगानिस्तान से पुल आउट कर रहे हैं और हवाई हमले जारी रखने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा क्या होगा? ऐसा क्यों हो रहा है? इसी को बताने के लिए हमारे साथ हैं गुलरेज शेख, जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं और बीजेपी स्पोक्सपर्सन हैं। गुलरेज साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। गुलरेज साहब, ये बताइए कि ये अमेरिका बोल रहा है कि हम हवाई हमले जारी रखेंगे, साथ में हम वहां से पुल आउट भी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये हवाई बातें हैं, जो हवाई हमले की बात कर रहे हैं ना, ये पूरी तरह से हवाई बात है। और उसको जो उन्होंने नाम दिया है कि ओवर द होराइजन, अब वो अटैक करेंगे। तो दे आर वेरी गुड, दीज अमेरिकन्स आर वेरी गुड इन कॉइनिंग द टर्म्स कॉइन बहुत अच्छी करते हैं, जैसे ओवर द होराइजन दे दिया अब उन्होंने। लेकिन मुझे ये बताएं, जब आप अंडर द होराइजन थे तब आप कुछ नहीं कर पाए। जब आपने बगराम एयरबेस छोड़ी और अब दुनिया भर में आप कोशिश कर रहे हो कि आपको एयरबेसेस मिल जाए, तो आपने क्या सोच के छोड़ा था? क्या सोच के आपने वहां के उन लोकल लोगों को अकेले छोड़ दिया? इसके पहले आपने कुर्दिस्तान में भी यही किया था कि कुर्दों को फिर तुर्की के रहमो करम पे छोड़ दिया आपने, कि जो आपका सपोर्ट कर रहे थे फाइट में। और बाद में जब आपको तुर्की की जरूरत पड़ रही थी जियोपॉलिटिकली, तो आपने 30/100 किलोमीटर्स का एक तरह से पूरा कॉरिडोर दे दिया सीरिया में तुर्की को, और जो कुर्द थे उनको उनके हवाले छोड़ दिया। उन्होंने खूब बॉम्बार्डमेंट किया उनके ऊपर। अब यही स्थिति आपने तालिबान के रहमो करम पे उनको छोड़ दिया है, जिन लोगों ने आपको उस समय सपोर्ट किया था। तो अब उसके बाद आप फेस सेविंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिस तरह से आपने बगराम की एयरबेस छोड़ी, जो कि आपके लिए एक तरह से गौरव का प्रतीक था, कि आपने अफगानिस्तान के अंदर पूरा का पूरा अमेरिकन टाउन बसा दिया था, कैलिफोर्निया स्ट्रीट और इन सब नामों के साथ। मैगडी भी मिल रही थी वहां पे हार्ले डेविडसन भी मिल रही थी। वो सब आपने किया था। उसको एकाएक लाइट बंद करके ऐसे आप भागे कि वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बताया तक नहीं। और उनके लिए, खुद के लिए आश्चर्य की बात थी कि रात को 3-3:15 बजे आपने सब कुछ खाली करके चले गए। अब जब फिर इतनी थू हो रही है, तो आप ये फेस सेविंग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि अब हम ओवर द होराइजन कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो रियलिटी है वो यह है कि अफगानिस्तान में हालात खराब है, और अफगानिस्तान में जिन लोगों ने अमेरिका की मदद की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ने, उनको तालिबान के रहमो करम पे छोड़ दिया है। और मेरा तो ये मानना है कि एनी टाइम, बस ये मैटर ऑफ टाइम है कि कब काबुल जो है वो गिर जाएगी तालिबान के हाथों। क्योंकि तालिबान, ये वाला जो तालिबान है, ये 90s का तालिबान नहीं है जिसके पास ओवर्ट सपोर्ट बाहर से नहीं था। देखिए, कोवर्ट सपोर्ट तो पाकिस्तान का हमेशा था उसको, लेकिन आज के समय जो साफ साफ दिख रहा है कि चाइना का ओवर्ट सपोर्ट है। आप ये सोचिए ना कि स्टेट काउंसिलर, मतलब जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वांग ही ने मुल्ला बिरादर के साथ जो तालिबान का 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल 2 दिवसीय दौरे पर गया था चीन की, उसमें जो सीजीटीएन के आप वीडियोस देखिए, सीजीटीएन मतलब चीनी ऑफिशियल टेलीविजन, जैसे हमारा दूरदर्शन है, ऐसा उनका सीजीटीएन और सीसीटीवी 2 चैनल्स हैं। आप सीजीटीएन पे किस तरह से उसको हाईलाइट किया, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से इनका इलू इलू चल रहा है आपस में तालिबान का और चाइना का। जब तालिबान ये कह रहा है कि चाइना जो है वह दोस्त है, और जो शिनजियांग में जो लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं वो उग्रवादी हैं, अब शिनजियांग को वो उग्रवादी कहने लगा है। तो इसका क्या मतलब है? जब रशिया के जो एनवॉय हैं अफगानिस्तान के लिए, ज़ल्मे खलीलजाद का ये स्टेटमेंट आता है कि तालिबान का टेक ओवर जो होगा वह अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे इंटरनेशनल टेररिज्म कम होगा। क्योंकि जो दूसरे ग्रुप्स हैं वहां पर, उन्होंने नाम नहीं लिया, आईएसआईएस वगैरह का, वो उनकी जो निगाह रहती है वो रशिया पर रहती है या फिर ईरान पर रहती है। तो एक तरह से वो मेन स्ट्रीमाइजेशन ऑफ तालिबान कर रहे हैं कि यदि तालिबान आएगा तो वो आतंकवाद की दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा, आतंकवाद कम करने की दृष्टिकोण पे। ये कौन बोल रहा है? ज़ल्मे खलीलजाद बोल रहे हैं, जो रशिया के एनवॉय हैं। तो ये सब कुछ दिखाता है कि तालिबान के पास अभी रशिया और चीन के रूप में दो ऐसे सहयोगी हैं कि वो सरवाइव करेगा वहां पर। और मैटर ऑफ डेज लग रहा है मुझे कि काबुल गिर जाएगी, और
अमेरिका ने वहां पर मदर ऑफ ऑल बॉम्ब भी गिराया था, मोआब बोलते हैं जिसको। उसके बाद आप नहीं हरा पाए। और जब आप हटे हो कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, तो 2002 में जो अमेरिका ने हमला किया था और तालिबान की सत्ता को उखाड़ फेंका था। उसके बाद तोरा बोरा की पहाड़ियों पर जिस तरह से लगातार बॉम्बार्डमेंट किया था, तालिबान को बिल्कुल छुपना पड़ रहा था अपनी जान बचाने के लिए। उस समय यदि किसी प्रकार की डील करते, निगोशिएट, और फिर अफगानिस्तान से एग्जिट कर लेता अमेरिका, तो वो जो एग्जिट होती ना फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होती, ताकत की स्थिति से। अभी लेकिन ये हो रहा है कि जब तालिबान का राइज था, जब बहुत सारे क्षेत्र, जब अमेरिका की प्रेजेंस में और नेटो फोर्सेस की प्रेजेंस में भी, बगराम एयरबेस के होते हुए भी बहुत सारे क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, स्पेशली रूरल अफगानिस्तान के। इस समय जब वो उनसे निगोशिएट करे, डोनाल्ड ट्रंप और जो उनके एनवॉय थे ज़ल्मे खलीलजाद, नहीं मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा था आपको, जो रशिया के एनवॉय ज़ल्मे खलीलजाद नहीं, अमेरिका के हैं। रशिया के जो एनवॉय हैं उनका नाम है जमीर काबुलोव, जिन्होंने कहा, जमीर काबुलोव ने कहा कि तालिबान के आने से अंतरराष्ट्रीय जो टेररिज्म है, जो रशिया और ईरान के ऊपर टारगेटेड रहता है, उसको उसमें कमी आएगी। तो मिनिस्टरमाइजेशन करने की कोशिश की जमीर काबुलोव ने। लेकिन जो ज़ल्मे खलीलजाद ने, जो अमेरिकन एनवॉय ने भी दोहा कतर के अंदर जो इनकी बातचीत कराई अमेरिकन की और तालिबानों की, और इनके साथ पैक्ट साइन किया, वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से था, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं था। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तो 2006-7 में होती, तब कर लेते तो बहुत कुछ हो जाता। अब जब ये एग्जिट किए हैं, तो पूरा के पूरा तश्तरी में सजाकर इन्होंने चाइना को और रशिया को अफगानिस्तान दे दिया है। और पाकिस्तान भी उसमें डेफिनेटली प्लेयर है, क्योंकि पाकिस्तान ने ही चीन की दोस्ती कराई है। क्योंकि आप देखिए, मुल्ला बिरादर अभी जब गया था चाइना वांग ही से मिलने, उससे पहले पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी वहीं पे थे। एक दिन पहले वो जाते हैं, उसके बाद मुल्ला बिरादर जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है कि आप टाइमलाइन को मैनेज करें, टाइमिंग को देखें और इवेंट्स को समझने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद उनका जमीर कबुलोव का बयान आता है, रशिया के एनवॉय का। तो इन सब चीजों की टाइमिंग देखेंगे ना आप, तो तालिबान, रशिया और चाइना एक साथ हैं, और उसके पीछे अपने अपने ऑब्जेक्टिव सबके हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना को प्यार है तालिबान से, या रशिया को प्यार है तालिबान से, या तालिबान को इनसे प्यार है। सब अपने अपने हित सिद्धि को देख रहे हैं। देखिए, चाइना और रशिया डोमिनेशन चाहते हैं सेंट्रल एशिया में। रशिया का जहां तक प्रोस्पेक्ट थे, वो सेंट्रल एशिया के जितने भी स्टांस हैं, चाहे वो अजरबैजान हुआ या तुर्कमेनिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, जितने भी स्टांस जिसको बोलते हैं अमेरिकन, उनको अपना बैकयार्ड के रूप में देखता है, जो कि ओल्ड सोवियत टेरिटरी थी। और चाइना अपना इन्फ्लुएंस में बनाना चाहता है। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में इन दोनों के लिए अफगानिस्तान, जिसको हार्ट ऑफ एशिया कहते हैं, क्योंकि वहीं से पूरे स्थान का रास्ता खुलता है। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, ज्यादातर स्थान जो है ये लैंड लॉक्ड है। आप देखिए कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान को देखें तो वो डबल लैंड लॉक्ड है, मतलब वो तो खुद लैंड लॉक्ड है ही सही, और उसके आसपास के भी जो सराउंडिंग नेबरिंग स्टेट है वो भी लैंड लॉक्ड है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में इन लोगों के लिए व्यापारिक टर्म से चीन एक व्यापारी देश भी है। तो वो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को अगर सेंट्रल एशिया और वहां से यूरोप ले जाना है, तो अफगानिस्तान एक बहुत अच्छी जगह है। प्लस अफगानिस्तान की भूमि में कोई नहीं जानता कितना खजाना है, लेकिन रेयर अर्थ का माना जाता है कि 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा तो रेयर अर्थ ही है केवल। तो उस पर भी चीन की निगाहें हैं। रशिया जो है वो ये भी नहीं चाहेगा कि जो स्थान्स हैं, जो आसपास के कंट्रीज हैं जिनकी सीमा लगती है अफगानिस्तान से, और जिनका सीएसटीओ के अंतर्गत रशिया के साथ मिलिट्री डिफेंस पैक्ट है, मतलब उन पे हमला, मतलब रशिया पे हमला माना जाएगा या वाइस वर्से माना जाएगा, तो उसमें तालिबान का कोई प्रभाव या तालिबान की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अफगानिस्तान की सीमाओं के बाहर एक्सपोर्ट हो, तो वो तालिबान से अच्छे संबंध रख रहा है। वहीं चीन चाहेगा कि यदि उसको खनिज संसाधन को निकालना है, वो बेचना है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, क्योंकि बिना आज की तारीख में रेयर अर्थ मटेरियल के ना स्पेस प्रोग्राम चलता है, ना कंप्यूटर डिवाइसेस चलते हैं, ना टेलीकम्युनिकेशन चलता है, ना वाहन चलते हैं, ना जेट इंजन चलते हैं, ना डिफेंस इक्विपमेंट चलता है। और चीन का अभी 70 से 80% कब्जा है, क्योंकि अफ्रीका में जो मिलता है या दक्षिण अमेरिका में मिलता है, उन खदानों के ऊपर
चीन ने कब्जा कर रखा है अपना। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में चीन चाहता है कि वहां के भी जो खनिज है, विशेषकर रेयर अर्थ, वो तालिबान के साथ मिलकर एक्सप्लॉइट करे। ये ऐसी स्थिति है रोहित भाई कि तालिबान जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और चीन वहां पर निवेश करे, और उस निवेश में पार्टनर जो रहे तालिबान रहे, कि जो वसूली होगी वो चीन को ये काम बहुत अच्छी तरह से आता है। फेल्ड कंट्रीज, जो फेल्ड स्टेट्स होते हैं, जहां वॉरलॉर्ड्स होते हैं, उन वॉरलॉर्ड्स के साथ चाइना की बहुत अच्छी बनती है। हमने अफ्रीका में भी देखा कि वो वॉरलॉर्ड्स के साथ पार्टनरशिप करता और बिजनेस करता। यही काम चीन करना चाहता है अफगानिस्तान में भी। तो ये सब चीजों के दृष्टिगत रखते हुए मुझे नहीं लगता कि ओवर द होराइजन जो पॉलिसी है अमेरिका की, ये कुछ फ्रूट्स बेयर कर सकती है। राइट। बहुत देर हो गई। बगराम की एयरबेस अगर नहीं छोड़ते ये तो बहुत अच्छा रहता। राइट। और क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका जो पुल आउट कर रहा है उसके बाद अफगानिस्तान पूरी एनार्की में चला जाए और फिर वही हालत आ जाए जो हम लोग 1990 के दशक में देखा करते थे? क्या वही सिचुएशन आ सकती है, फिर से वहां पे टेरर के कैंप्स बने और फिर से पूरी वर्ल्ड को टेरर वहां से एक्सपोर्ट हो और चाइना आपकी बार उसका मेजर सपोर्टर हो? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, कोल्ड वॉर जब अपने चरम पे थी, और कोल्ड वॉर के बाद ये हुआ था कि यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर हमला किया था नजीबुल्लाह की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, और वो बिल्कुल कामयाब रहे थे। उन्होंने अपनी सरकार भी बड़ी अच्छी तरह से चलाई थी। लेकिन अमेरिका बीच में आया था, सीआईए बीच में आया था। वो सीआईए ने जो वेपन्स दिए थे, स्पेशली स्टिंगर दिया था, और स्टिंगर के साथ ही उन्होंने अफगान मुजाहिदीन जिसको कहते थे उस जमाने में, जिसमें से बाद में नॉर्दर्न अलायंस निकला, जो कि एक मॉडरेट धड़ा था, जिसमें जो आज के लीडर हैं, चाहे वो हमीद करजाई थे जो आज भी सरकार के फेवर में है, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, या फिर वो जो जिनको वो शेर कहा करते थे, क्या नाम था उनका, अब्दुल्ला मसूद या वट एवर द नेम वाज, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जो नॉर्दर्न अलायंस के चीफ कमांडर हुआ करते थे, वो थे। ये सब लोग बॉर्डर एलिमेंट निकले, और उन्हीं में से जो चरमपंथी एलिमेंट निकला वो तालिबान के रूप में, वो मुल्ला उमर की शक्ल में निकला था। तो उस समय हथियार जो आया था वो अमेरिका से आया था, पैसा जो आया था अमेरिका और सऊदी अरब दोनों से आया था। आईएसआई जो था वो बीच में इंटरमीडिएट का काम करता था, कि हथियार भी पहुंचाना, प्रशिक्षण भी पहुंचाना, पैसा भी पहुंचाना, और सोवियत संघ को एक तरह से वॉर हरा दी थी। आप याद कीजिए कि जब स्टिंगर आया था, तो जो सोवियत अटैक हेलीकॉप्टर चॉपर्स हुआ करते थे, वो एक साथ धाम 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 जो गिरना शुरू हुए थे। उसके बाद ही कुछ ही समय के बाद, तो 10 साल की लड़ाई के बाद सोवियत ने अपना विड्रॉल कर लिया था, और उसके कुछ समय के बाद नजीबुल्लाह की सरकार थी, वो जब पेमेंट नहीं आया तो वो गिर गई थी। तो अब कोल्ड वॉर का एक नया अड्डा हो सकता है कि अफगानिस्तान बने, जहां यदि सिविल वॉर होती है, जिसकी कोई संभावना को नकार नहीं सकता, यदि सिविल वॉर की स्थिति बनती है, तो उस सिविल वॉर में जो काबुल की सरकार है उसको अमेरिका हथियार दे सकता है, वेस्ट हथियार दे सकता है, और तालिबान को रशिया और चीन हथियार दे सकता है। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए रोहित जी कि अमेरिका एक आक्षेप लगाता है ग्रू के ऊपर। ग्रू जो है ना, एक नॉन स्टेट कॉन्ट्रैक्टर टाइप की, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर टाइप की कंपनी है रशिया की, कि ग्रू के थ्रू तालिबान को पैसा और हथियार देकर रशिया ने अमेरिकन सोल्जर्स को मरवाने की एक तरह से सुपारी दी थी वहां अफगानिस्तान में। तो जियो पॉलिटिक्स में ये सब बहुत सारे गंदे खेल होते हैं। तो हो सकता है कि अफगानिस्तान बुरी तरह की सिविल वॉर में आ जाए, जिसमें एक जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट उसको अमेरिका हथियार दे, और चीन जो है वह तालिबान को हथियार दे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी स्थिति इसलिए नहीं बने क्योंकि चीन की सबसे बड़ी एक कमजोरी जो है ना डिफेंस में, उसके हथियार है लेकिन हथियार टेस्टेड नहीं है। तो उसको एक टेस्टिंग लेबोरेटरी मिल जाएगी अफगानिस्तान में, और अनटेस्टेड हथियार जो है ना वो आपके ऊपर भी खतरनाक भारी पड़ सकता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर। तो चीन ने 1978 में जो लास्ट वॉर लड़ी थी वियतनाम से, जिसमें वो एक तरह से हार गया था, दे गॉट अ ब्लडी नोज बाय वियतनाम। जैसा अफगानिस्तान है जिसको कहते हैं कि ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, वैसा ही ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर वियतनाम भी है। वियतनाम पे पहले मंगोलों ने अटैक किया, उनको मार मार कर दफन कर दिया उन्होंने मंगोलों को। उसके बाद उन्होंने जापानीज ने किया,
उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद अमेरिकन ने किया, उनको भी 50-55 हजार अमेरिकन मार दिए और वॉर से हटना पड़ा उनको। उसके बाद चाइना ने अटैक किया 1978 में, उनको भी बिल्कुल जिसको लहूलुहान कर दिया, उनको भी हटना पड़ा। तो जैसा अफगानिस्तान है वैसा ही वियतनाम भी है, लेकिन वियतनाम की 1978 की वॉर के बाद चीन ने आज तक कोई जंग नहीं लड़ी है। वो उसका मेजर जो इक्विपमेंट बना है डिफेंस का, वो इसके उपरांत ही बना है, वो जो टेस्टेड नहीं है। फील्ड टेस्टिंग जो होती है इक्विपमेंट की, बहुत जरूरी होती है। कल से अनटेस्टेड इक्विपमेंट से ताइवान की लड़ाई होती है, जिसमें दूसरे दूसरे प्लेयर्स भी आते हैं, या भारत के साथ भी चाइना की लड़ाई होती है, या अमेरिका के साथ भी होती है, तो उसमें अनटेस्टेड वेपन के साथ चाइना जाए, ये अच्छी बात है। बनिस्बत टेस्टेड वेपन के साथ जाए। तो मैं नहीं चाहता हूं कि अफगानिस्तान लेबोरेटरी बने, क्योंकि लेबोरेटरी बनने का सबसे ज्यादा फायदा चाइनीज डिफेंस इंडस्ट्री को मिलेगा, क्योंकि अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री को भी फर्स्ट इराक वॉर, सेकंड इराक वॉर और फिर अफगान वॉर का बहुत फायदा मिला है। याद करो मोआब, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का जो उन्होंने टेस्ट किया था, वो अफगानिस्तान में ही किया था। टोरा बोरा की पहाड़ी को जो बम आता था वो ड्रिल करता था और फिर विस्फोट करता था, उसका टेस्टिंग, फील्ड टेस्टिंग तो अफगानिस्तान में हुई थी। तो फील्ड टेस्टिंग चाइना करना चाहेगा, इसलिए ये स्थिति, ऐसी स्थिति नहीं बने, अच्छा है कि वहां सिविल वॉर हो, वरना चाइनीज मिलिट्री को एज मिल जाएगी वेपनरी में। राइट राइट। और एक फाइनल क्वेश्चन आपसे कि इंडिया को इसमें क्या करना चाहिए? इंडिया को क्या अफगानिस्तान से दूर रहना चाहिए, या किसी पोर्शन को सपोर्ट करना चाहिए, या रशिया के साथ मिलकर या अमेरिका के साथ मिलकर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, या तालिबान से डायरेक्ट लिंक बनाना चाहिए? क्या इंडिया की पॉलिसी रह सकती है और क्या रहनी चाहिए? रोहित भाई, मुझे नहीं लगता कि तालिबान के साथ हमारी डायरेक्ट लिंक बन पाएगी। उसका कारण ये है कि शायद आज की ही बात है कि हेलमंड प्रोविंस में एक ये 20 या 30 बेड का हॉस्पिटल था, जिसके ऊपर शायद जो अफगान एयरफोर्स है उसने बम्बार्डमेंट कर दिया। उनको ये लगा होगा कि इस पर तालिबान है, छुप के बैठे हैं या जो भी इलाज करवा रहे हैं, तो उन्होंने बम्बार्डमेंट किया। और तालिबान ने उस पर जो कहा है ना कि इंडियन एयरक्राफ्ट के माध्यम से अफगान एयरफोर्स ने अस्पताल के ऊपर अटैक किया, जो कि वॉर क्राइम है। अब इसमें उन्होंने जो ये वर्ड इंडियन एयरक्राफ्ट यूज किया है, ये कब आया है? जब एंटनी ब्लिंकन की यहाँ पर विजिट हुई उसके बाद आया है। तो मतलब ये है कि भारत की और तालिबान की कोई ऐसी बातचीत है नहीं। यदि ऐसी होती तो ऐसा शब्द नहीं आता, और भारत और तालिबान की बन भी नहीं सकती। उसका हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं, प्लस उसके अलावा चीन और पाकिस्तान जो है, यदि चाइना और पाकिस्तान उसका समर्थन कर रहे हैं तो वो कभी भारत के पास नहीं आने देंगे। तो ये कंडीशन भी अंडर द टेबल रखी गई होगी निगोशिएशन में कि यदि हम आपको सपोर्ट करेंगे तो आप भारत से दूरी रखोगे, तो ठीक है, हमको अपने जितने हित देखने हैं हम रशिया के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि रशिया एक बड़ा प्लेयर के रूप में वहां इमर्ज हुआ है। और इसमें कोई ऐसा नहीं होता है रोहित जी की किसको रशिया को हमसे प्यार है या हमको रशिया से प्यार है। हम रशिया से वेपन खरीदते हैं, इसलिए रशिया हमारी वहां पर बेसिक मदद जो है वो करेगा। दूसरी बात, बहुत से लोग जो बार बार कह रहे हैं ना कि भारत ने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर, मुझे आपत्ति है इस शब्द से। हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, हमने एड दी है डेवलपमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं कि यदि हमने सपोज को सलमा डैम बनाया है, वो इरिगेशन प्रोजेक्ट कर रहा है, या वहां से बिजली बन रही है, तो क्या हम पानी को बेच रहे हैं या बिजली को चार्ज कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। वहां पर रोड बन रहे हैं, तो क्या हम टोल वसूल कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। हमने वहां पर डेवलपमेंट की एड दी है, हमने वहां की पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई है या अपनी लाइब्रेरी बनाई है, तो क्या वहां पर हम किराया ले रहे हैं? उनसे नहीं ले रहे हैं। तो हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारी फ्रेंडली एड रही है। और जहां तक भारत का विषय है, मुझे लगता है कि भारत अपने हितों को रशिया के थ्रू भी जहां तक देखना है वो मैनेज करेगा। हमको मेजरली अपनी जो कश्मीर वाला जो एरिया है उसकी बॉर्डर सिक्योरिटी को बीफ अप करना है। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तालिबान और इंडिया, तालिबान का कुछ भी राइज होता है या कुछ भी होता है तो इंडिया को क्या होगा? आप ये सोचिए ना, अगर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी बीफ्ड अप है, वह चौक चौबंदा है, जो बिल्कुल चाक चौबंद है, उसमें और इजाफा हम कर देते हैं और वहां से इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता है, तो क्या होगा? हमारी तकलीफ जो है ना, वो अफगानिस्तान से तालिबान नहीं है, हमारी परेशानी पाकिस्तान है। हमको पाकिस्तान को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान भी जो करता है, इंडिया के खिलाफ कर रहा था, वो भी क्यों कर रहा था? पाकिस्तान के चाहने पर। तो हमारी प्रॉब्लम तो ज्यों की त्यों है, वो हमारा वेस्टर्न नेबर पाकिस्तान है, न कि अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के लिए तो हमको केवल अपनी जो सीमा है उसको बीफ अप कर दे, दैट इज इनफ।
राइट राइट। और जो लोग बोलते ये हैं थे। मुझे उनसे भी आपत्ति है, जो कहते हैं कि हमको अपनी फौजें भेज देना चाहिए। कोई जरूरत नहीं भेजने की, हमको उस पछड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम अपनी फौजों के माध्यम से हमारी कश्मीर की सीमा में सुरक्षा वो बढ़ा दें, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हम हमारे जो लद्दाख वाला एरिया है उसमें हमारी सीमाओं, हमारी फौजें बढ़ा दें, वो ज्यादा जरूरी है। हमको अफगानिस्तान भेज के क्या करना है? राइट राइट। ये थे डॉक्टर गुलरेज शेख, इंटरनेशनल एक्सपर्ट और बीजेपी स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया तालिबान और पूरी वर्ल्ड का फोकस जो अफगानिस्तान में है और आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि आप किसी और टॉपिक के साथ एक और दिन हमारे साथ जरूर जुड़े। श्योर। अभी के लिए धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद।